Assalamu alaikum students. I welcome you to the lecture number 29 of decision making in non-profit sector. Today's agenda is, we will be having a preview of the last lecture. We will study about learning organizations which are non-profit sector organizations, जिसमें charity, trust, non-government sector organizations यानी कि NGO, United Nations, जो भी learning organizations हैं उनका जिक्र किया जाएगा. Non-government organizations के बारे में brief सी discussion होगी कि क्या हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में एनजीओस को जो है वो देखा है, इनकी एग्जांपल्स को देखा है, और ज़्यादा एग्जांपल्स में जिस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी की एग्जांपल हम लोगों ने देखी, फिर इस तरह इंस्टीट्यूट के लिहाज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, सेव द चिल्ड्रन की पॉलिसीज के बारे में जाना, इसी तरह पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी के बारे में जाना. तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी की जो कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं. देन आज हम एनजीओज एंड रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट के बारे में जिक्र करेंगे कि एनजीओज के जो रिजल्ट्स हैं जब वो अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जब वो अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो अपने आउटपुट्स और आउटकम्स को अचीव करना चाहते हैं, जो उनका मिशन होता है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से वो मॉनिटर करेंगे, किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को की बेस्ड अपनी प्रोग्रेस को एवेल्युएट करेंगे, वो सारे क्राइटेरियाज रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग भी और रिजल्ट बेस्ड एवेल्युएशन भी, वो दोनों हम लोग जिक्र करेंगे आपके साथ. एंड देन बेसिक स्टेप्स जो रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट के अंदर फॉलो होते हैं उनके बारे में जानेंगे. रिजल्ट्स की क्या वक़्त है, क्या अहमियत है, रिजल्ट चेन क्या होते हैं, किस तरीके से रिजल्ट्स को मैयर करना चाहिए, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इंडिकेटर्स की. देन आरबीएम फ्रेमवर्क है जो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा एंड फॉलोड बाय द कंक्लूजन. As far as learning organizations are concerned, learning organizations is the one which is continuously expanding its capacity to create its future. अपनी कैपेसिटी को ये पीटर सेंच की द फिफ्थ डिसिप्लिन बुक से ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन आपके सामने है, जिसमें कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग इट्स कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं टू क्रिएट इट्स फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, तो लिहाजा अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. और उस लिहाज से गुड लर्निंग टेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट इट्स स्ट्रेटजीज एंड इट्स वैल्यूज. जो अच्छी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी वैल्यूज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज और मैनेजमेंट को टेस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ जो है, कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ, सस्टेनेबिलिटी की तरफ दे मूव. As far as non-government organizations are concerned, they are also claimed to be a learning organizations. They rely on both formal and informal processes, which जिसमें they generate new learning, they find out new knowledge, they find out new information at the basis of it they decide the fate of particular problem or for the community, for the society, in order to build a society, in order to sustain themselves in the society. So learning organizations, NGOs को भी NGOs भी claim है उनका कि हम learning organizations हैं, and they are because of the fact that they follow both formal or informal processes, जिसके अंदर they generate new learning, they reflect on their past experiences, जितनी भी वर्किंग की हुई है, जितने जितने प्रोजेक्ट्स किए हुए, कहीं कहीं पे पॉवर्टी पे काम किया हुआ है, कहीं पे सफाई का काम किया हुआ है, कहीं पे भी एनजीओ ने काम किया, एग्रीकल्चर बेस्ड काम किया, तो वो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके आर्काइव्स में फॉल करते हैं और वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेसेस दोनों को साथ लेके चलती हैं, इसलिए वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है. तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, दे एक्सपेरिमेंट विद न्यू अप्रोचेस, दे कम अप विद द न्यू मेथड्स इन देयर मैनेजमेंट, दे कम अप विद द न्यू टर्मिनोलॉजीज. बहुत अरसे तक ट्रेडिशनल रिजल्ट बेस फॉलो होती रही कि जी प्लान्स को अगेंस्ट प्लान्स को ही सिर्फ उनके रिजल्ट्स को ही मेजर करना है, लेकिन अब बात आ रही है ट्रेडिशनल प्लस न्यू अप्रोच की, जो रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट की जो न्यू अप्रोच है उसको देखेंगे कि वो क्या अप्रोच है. लेकिन एनजीओज जो हैं वो ये क्लेम करती हैं, और ये क्लेम इसलिए करती हैं क्योंकि उनके पास तीन तरह की
they follow formal and informal process जिसमें they generate new learning, they generate new knowledge, and they reflect on their past experiences, and then they apply new approaches, नए methods, नए methodologies वो apply करती हैं. इसलिए NGOs are also named as learning organizations. NGOs and result based management, RBM is relatively new. 1990s की formal approach being learned by NGOs. NGOs ने अभी इस्तेमाल करना सीखा 90s, 91, 92, 93 से onwards, और आज तक जो है रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और उसको ही चेक कर रहे हैं, और रिजल्ट्स को अपने मेजर करने के लिए आरबीएम का जो मेथड है जो कि 1990s में इंप्लीमेंट हुआ, एनजीओज में डेवलप तो बहुत पहले से हुआ लेकिन 1990s में इंप्लीमेंट हुआ, और इस वजह से जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओज हैं उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया हुआ है. और डोनर एजेंसीज हैव आल्सो प्लेड देयर वाइटल रोल इन adoption of RBM by NGOs, और उन्होंने डोनर एजेंसीज भी जो हैं वो भी इस चीज को काबिल तहसीन समझते हैं कि जो NGOs हैं वो खुद से रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट को, रिजल्ट बेस्ड फ्रेमवर्क को, रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग को, रिजल्ट बेस्ड एवेल्युएशन को they are implementing, and donors are they are happy and they are going to definitely fund those NGOs which are applying result-based management in their processes. So NGOs are adopting result-based management to improve governance, who is going to do what job, what resources are required, scheduling किस तरह होगी, कौन बंदा किस चीज पे परफॉर्म करेगा, that is governance. Then accountability, the realization of successes and failures of the NGO, कि NGO क्या successful है, क्या fail है, उसकी realization करना, कोई processes weak है तो उसको realize करना और उसके हिसाब से RBM को implement करना. Then capacity development, they want to increase their processes up, they want to go on to new themes, they want to go for the new approaches, like labor पे काम कर रहे थे, shift कर गए education के ऊपर, education से shift किया poverty के ऊपर, और तीनों that is capacity develop की, अपने स्किल्स डेवलप किए, अपने अंदर जो सलाहियतें हैं वो एनजीओ ने डेवलप की, और उसके साथ साथ अपने रिसोर्सेज को डेवलप करके नए थीम्स पे, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया. सो एनजीओज आर आल्सो अडॉप्टिंग रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू इंप्रूव व्हाट, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द गवर्नेंस, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द अकाउंटेबिलिटी, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कैपेसिटी डेवलपमेंट. As far as importance of RBM and evaluation is concerned, importance of RBM and evaluation is increasing day by day. In developing countries, they are applying, they are checking their performances, they are improving their performance in the public sector, in the private sector, especially in the public sector, जिसमें NGOs, charity trust, non-government organization, international donors follow up कर रहे हैं. They are applying result-based management in order to improve their efficiency, in order to improve their effectiveness, in order to comply with the baselines, performance-based बेसलाइन के साथ, स्कोप बेसलाइन के साथ, टाइम बेसलाइन के साथ, जिन जिन बेसलाइंस के हवाले से उनके प्रोजेक्ट्स डिजाइन हुए उसके साथ एनजीओज जो हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं through result-based management, through the application of result-based monitoring, and through the application of result-based budgeting, and through the application of result-based evaluation. So one strategy to address the need is to design and construct result-based monitoring and evaluation system. This whole together is result-based monitoring and evaluation system. Result-based management तो theory का नाम है, लेकिन जब application की बात करते हैं तो that is result-based monitoring and evaluation system. These strategies track the results produced or not produced by government and other entities. So now NGO employees, NGO staffers, NGO people, HR personnel, they all want to shift themselves towards result-based management. They are shifting continuously, and आपने देखा 1990 से लेके अब तक they are continuously shifting, and this thing is going to help them. This thing is going to track them कि कहाँ पे उनके results ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम हैं, और government और other entities को क्या-क्या stakes demand है उन results से. So strategy कौन सी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज ठीक डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही. सो वी नीड टू थिंक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीएम एंड अंडरनीथ रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन. सो एज फार एज रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सिस्टम होल टुगेदर इज कंसर्न, वी हैव मल्टीपल स्टेप्स in order to follow, in order to implement result based monitoring and evaluation. First and foremost important thing is conducting a readiness assessment. You need to conduct the assessment of the processes, and then shifting yourself to the outcomes. You need to monitor. पहला काम जो है आपने readiness assessment करनी है. Second, you need to shift yourself towards an outcome. You need to agree that these are the outcomes which we need to monitor, or these are the big picture which we need to monitor, and we need to value it. Third thing, how we are going to
select the key indicators to monitor the outcomes. And third is that fourth is baseline data on indicators which shows where are we today. So first thing is readiness assessment. Second thing is agreeing or to have an agreement on the outcomes which need to be monitored and evaluate. And third thing, अब इसके बारे में एग्जांपल में भी जानेंगे कि आउटकम्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं और किस तरीके से रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट की एग्जांपल के साथ देखेंगे कि सिलेक्ट की इंडिकेटर्स किस लिए, कि आपने किस चीज को मॉनिटर करना है, आपने आउटकम्स को मॉनिटर करना है. एंड देन इज बेसलाइन डाटा ऑन द इंडिकेटर्स कि वेयर आर वी टुडे, हमारी अभी क्या सलाहियत है कि हम लोग कितने हद तक लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, अभी कितने लोग, कितनी वुमेन जो है वो पढ़ी लिखी हैं. सो फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसलाइन डाटा. इसमें परफॉर्मेंस बेसलाइन भी आती है कि आपने स्केड्यूल पे काम कंप्लीट करना है, आपने टाइम के अंदर काम कंप्लीट करना है, आपने कॉस्ट के अंदर काम करना, आपने क्वालिटी के अंदर काम कंप्लीट करना है, आपने स्कोप के अंदर काम कंप्लीट किया. जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया कि देयर इज अ सर्विस स्कोप एंड देयर इज अ सर्विस प्रोजेक्ट स्कोप. एनजीओस प्रोवाइड सर्विसेज एट द एंड ऑफ द डे एंड देयर आउटकम इज नॉट जस्ट कि आपने एक प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर दिया, आपने अपने एक प्रोसीजर को इंप्लीमेंट कर दिया, आपने अपने एक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया, बट द आउटकम इज द फाइनल कि आपकी कम्युनिटी जो है या जिस सोसाइटी के लिए या जिस इंडिविजुअल के लिए वो सारी की सारी एफर्ट जो कि एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो किस हद तक इफेक्टिव है, किस हद तक एफिशिएंट है. और जो बेसलाइन डाटाज हैं वो ये बताएंगे कि वेयर आर वी टुडे, कि कितनी हद तक अहलियत मौजूद है उस कम्युनिटी में उठने की और उसके अंदर कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं. उसके हवाले से आप फिर एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे. देन प्लानिंग फॉर इंप्रूवमेंट, सेलेक्टिंग रियलिस्टिक टारगेट्स. वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लैरिटी बिटवीन द targets which we need to set, and then we need to have a monitoring of results, followed by the role of evaluation, which is result based evaluation. Then we need to report our findings, and then we need to use our findings for future prospects. Then we need to sustain the monitoring and evaluation system within the organization. So there are majorly 10 steps to follow and to implement the result-based monitoring and evaluation system. First thing, we need to conduct a readiness assessment. Second, we need to agree ourselves on the outcomes by monitoring and by evaluating it. Then third is we need to select the key indicators that how to measure our outcomes. Fourth is we need to have a baseline data on indicators that where are we today. Then fifth is planning for improvement, selecting realistic targets, and then we have monitoring for results, and followed by role of evaluation. Then we have reporting findings, then using findings, then sustaining the monitoring and evaluation system within the organization. So we have got 10 steps in order to implement result-based management, in order to decide about the fate of particular problem regarding the processes and regarding the end result, which is the community participation, which is at the end of the day advocacy, which is at the end of the day the large outcome, the benefits which a community requires. Then the power of measuring result monitoring is if you do not measure results, you cannot tell success. And you need to measure the results of the process. Equally, you need to measure the outcomes, the final objectives. And if you do not measure results, you cannot tell success. And if you cannot see success, you cannot reward it. If you cannot reward success, you are probably rewarding failure. And if you cannot see success, you cannot learn from it. And if you cannot recognize failure, you cannot correct it. And if you can demonstrate results. If you have the ability to demonstrate results, then you can win public support, you can win community support, you can win IDP support, you can win refugee support, if you can demonstrate good, healthy results. So the important point over here is the power of measuring results, and why we require result-based management. What's the point of implementing it if we are not known that this result-based management is going to help us demonstrate the quality results, and we can win public support, we can win community support, we can win any that entity or any that stakeholder support which is living either underprivileged or which is marginalized community, even though. So if you do not measure results, you cannot tell success, and if you cannot see success, you cannot reward it. अगर आप सक्सेस को देख ही नहीं पा रहे हैं तो आप रिवॉर्ड कैसे करेंगे? So इसी तरह you need to at the end you need to demonstrate the results, and you can win public support.
सो व्हाट इज रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग? अब रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट के अंदर रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन है, और सबसे पहले मॉनिटरिंग का जिक्र करेंगे, फिर एवेल्युएशन की बात करेंगे कि रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है, और फिर रिजल्ट बेस्ड एवेल्युएशन की, और फिर इन दोनों को मिला के एक मॉडल को मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आप ओवरऑल रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट को देख रहे होंगे. सो रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स एक्सप्लिसिट शॉर्ट, intermediate and long-term results. If you want to measure your long-term results, you want to measure your intermediate results, you want to measure your explicit short results, you need to measure your progress कि whether ये short-term objectives जो थे ये हमारे achieve हुए, ये intermediate-term objectives जो हमारे achieve हुए, and the last but not the least the long-term objectives are achieved or not. So you require result-based monitoring. It can provide feedback on progress or lack of progress. रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग क्या करता है? आपको फीडबैक देता है कि जो प्रोसेसेस आपके चल रहे हैं, जो एनजीओ के अंदर या जो चैरिटी के अंदर, जो ट्रस्ट के अंदर या जो भी डोनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करें, उसके अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो प्रोसेसेस कितने हेल्थी चल रहे हैं, क्या वो अच्छे चल रहे हैं, या उनके वो लैक ऑफ प्रोग्रेस का शिकार है. सो फीडबैक का जो एलिमेंट है वो रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग आपको बताएगी. टू स्टाफ एंड डिसीजन मेकर्स हु कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन वेरियस वेज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस. Result-based monitoring, what we call monitoring, is a continuous process of collecting and analyzing information, comparing actual results to the expected results in order to measure how well projects, programs, and policy is being implemented. So it is just like monitoring. जैसे मैंने monitoring में आपको कहा, if you can't monitor, you can't control. So you need, if you're talking about any project in non-government sector organization, in NGO, then you need to see whether that project is complying to the plan which you have made for that particular project, regarding the scope of it, regarding the time of it, regarding the cost of it, regarding the quality, equally regarding to the communication, equally regarding to the HR, equally regarding to the risk, and equally followed by the procurement, that all plans whatever you have prepared while execution, you need to see whether that your execution of the project is complying with those all processes or with all those plans or not. Monitoring is there to check whether you are complying with it or not, number one, whether you are complying with the programs or not, or whether you are complying with the policy. If there is a written guideline of an organization, like we have discussed about so many policies, and those all guidelines, if the any system or any process of the subsystem of a particular non-government sector organization is not complying with those all policies which are written in nature, which are the part of HR manual, which are the part of finance manual, then the result-based monitoring is going to tell you the lack of progress or lack of particular non-compliance. And that result-based monitoring is basically the monitoring. It is the monitoring of all those intermediate, short-term and long-term objectives. Result-based evaluation is an assessment of planned, ongoing or completed intervention. Intervention कहते हैं चेंज को, कि जब आपकी कोई प्लान हो चेंज, आप उसको इम्प्लीमेंट करें या इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या आप कंप्लीट करें उस पूरी चेंज को, तो यू नीड टू डिटरमिन इट्स रेलेवेंस, its efficiency, its effectiveness, its impact and equally its sustainability. तो जब आपकी कोई भी चेंज या वो इम्प्लीमेंट हो रही हो, या आप उसके बारे में प्लान कर रहे हो, या वो आप इम्प्लीमेंट कर चुके हो, तो आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी रेलेवेंट चेंज थी, वो टिपोलॉजी या वो तब्दीली जो थी, वो मेथड जो आपने अप्लाई किया वो कितना रेलेवेंट था, कितना एफिशिएंट था, कितना इफेक्टिव था, कितना इम्पैक्ट था उसका, और किस हद तक वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो जा रहा है. सो रिजल्ट बेस्ड एवेल्युएशन इज एन असेसमेंट. आपने मॉनिटरिंग के बारे में देखा, अब एवेल्युएशन के बारे में, कि इट्स एन असेसमेंट ऑफ अ प्लान्ड, ऑनगोइंग और कंप्लीटेड इंटरवेंशन to determine its relevance, efficiency, effectiveness, impact and sustainability. So what is the difference between result-based monitoring and result-based evaluation? Evaluation takes a broader view of an intervention. जब आप कोई चेंज इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका एक ब्रॉडर व्यू, एक बिग पिक्चर जो है वो एवेल्युएशन बताती है. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग सिर्फ प्रोग्रेस बता रही होगी प्रोसेसेस की, आस्किंग इफ द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द टारगेट और एक्सप्लिसिट रिजल्ट इज कॉज्ड बाय द इंटरवेंशन, और इफ देयर इज सम अदर एक्सप्लेनेशन फॉर द चेंजेस शोइंग अप इन द मॉनिटरिंग सिस्टम. सो मॉनिटरिंग जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस के बारे में बता रही है, तो एवेल्युएशन जो है बिग पिक्चर आपको क्लियर कर रही होगी कि क्या बिग पिक्चर या बिग जो आउटकम थी वो कैसी थी रिजल्ट बेस्ड
एवेल्युएशन उसके बारे में जो है बता रही होगी। और जो डिफरेंस है दोनों का, तो अगर गौर से देखें तो वेदर द गोल्स वर रेलेवेंट और वर्थवाइल इन द फर्स्ट प्लेस, क्या गोल्स रेलेवेंट थे, क्या दोनों वर्थवाइल थे, पहली दफा जब गोल्स बने तो क्या वर्थवाइल बने थे। सो ये रिजल्ट बेस्ड एवेल्युएशन, पहली चीज एवेल्युएशन, एंड सेकंड इज मॉनिटरिंग, हाउ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दे आर बीइंग अचीव्ड। ये दोनों का जिक्र हो गया कि भाई रिजल्ट बेस्ड एवेल्युएशन कह रही है हाउ इफेक्टिवली, एंड रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग कह रही है हाउ मच एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। सो व्हाट अदर अनएंटिसिपेटेड इफेक्ट्स हैव बीन कॉज्ड बाय दिस इंटरवेंशन, whether the intervention has as a package represent the most cost effective and sustainable strategy for addressing a particular set of identified needs. So we have got various differences between result based management and result based monitoring and result based evaluation. So what is the difference between traditional versus result based monitoring and evaluation? What was traditional monitoring and evaluation? Now what is result based monitoring and evaluation? The traditional monitoring and evaluation was focusing on the monitoring and evaluation of inputs, activities and outputs, or on the processes or projects or program implementation. That was traditional कि हमारे प्रोसेसेस इस तरह चल रहे हैं, हमारी ये इनपुट है, हमारी ये आउटपुट है, हमारे प्रोजेक्ट्स इतने इंप्लीमेंट हुए, हमारे प्रोग्राम इतने इंप्लीमेंट हुए और प्रोग्राम इंप्लीमेंट इस तरह हुए, और ये सारी चीजें ये ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन बता रही है। इट फोकसेस ऑन द मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ ऑल दोज इनपुट्स, आउटपुट्स, एक्टिविटीज, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। बट इफ वी गो टुवर्ड्स रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, इट कंबाइंस द ट्रेडिशनल अप्रोच of monitoring implementation with the assessment of results. So it combines the traditional approach, पुरानी approach को combine करती है, बेशक मैयर करेंगे इनपुट्स को, आउटपुट्स को, टूल्स एंड टेक्निक, इनपुट्स, आउटपुट्स, एक्टिविटीज को, along with the project implementation, along with the program implementation को, उसको जरूर मॉनिटर एंड एवेल्युएट करेंगे, लेकिन विद द असेसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, कि जो रिजल्ट्स है उसके हिसाब से जो आउटकम हम लोगों को अचीव हो रही है, क्या हमारे आउटपुट्स के जो आए वो रेलेवेंट थे, क्या हमारी जो आउटकम आई वो रेलेवेंट थी। तो दिस इज रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। सो व्हाट इज द हिस्ट्री of result based management? Origin of result based management method जो है वो it is introduced as management by objectives by Peter Drucker in 1954. जैसे HR के मैंने आपको performance appraisal के दो methods बताए थे कि one is 360 degree feedback and another one is management by objectives. Management by objectives में आप quarterly, semi-annually goals assign कर देते हैं और उसके बाद आप check करते हैं कि ये achieve हुए कि क्यों नहीं हुए, या उनकी क्या वजूहात थी, या उनकी क्या reasons थी, और आखिर में आप annual confidential report या ACR बना रहे होते हैं। लेकिन it is now changed as logical, it is grew out of logical framework approach LFA by practical concepts। जो LFA का है उसके अंदर से रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट की पिक्चर जो है वो क्लियर होती है। सो व्हाट इज रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट? इट स्टार्टेड बाय पीटर ड्रकर इन 1954। ही गिव 1954 में इसने ही प्रपोज्ड दैट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज द टर्मिनोलॉजी एंड देन इट इज ग्रीव आउट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क और लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस, जो जिसके अंदर से इसको निकाला गया एज एन इंग्रेडिएंट टेक आउट किया गया। इट डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, ये वजह इसलिए बनी कि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया और एंटरप्रेन्योरल कल्चर जो है वो भी नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर विटनेस होना शुरू हो गया। That's why result-based management is there. So in the late 90s, UN system adopted RBM in its major agencies. United Nations has adopted it in 1990s and then they apply on the respective cooperating partners और उसमें इन्होंने ये result based management की जो approach है result based monitoring and evaluation की, उसको follow up किया। So what is RBM? Log framework matrix, project matrix. RBM is a chart used to organize the expected result from a program or a project. Number one, कोई प्रोजेक्ट के प्रोग्राम के रिजल्ट्स अगर आप किसी चार्ट फॉर्म पे बना दें जिसमें आप इनपुट्स, आउटपुट्स, एक्टिविटीज और रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिख दें, तो वो आपका आरबीएम का एक चार्ट बन जाएगा। इट इज अ ब्रॉड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एम्ड एट चेंजिंग द वे इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट बाय इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, pragmatic focus and delivery.
So it's again a management strategy. It is again a way to check whether the performance is achieved or not. It is the way it is over there to focus on the pragmatic and delivery overall. So it is a broad management strategy. Third, it is participatory and team-based approach to program planning. Number one, it's a chart, log frame matrix or project matrix, or it is a RBM chart. Then second, it is a broad management strategy in order to improve the performance, in order to see the pragmatic focus and delivery. Then it's a participatory and team-based approach to program planning. It focuses on achieving defined and measurable results and their impacts. And last, it serves as a blueprint for managers in order to work whether the organization is going towards the right direction, or the processes are leaving towards the right direction or not, are implemented in the right direction, after watching or after checking, after reviewing, after viewing the results which processes, programs, projects, they all produce. So result-based monitoring and evaluation checks the overall big picture, and they also check the short, intermediate and long-term goals along with the outcomes. So what is result-based management? It's a life cycle approach. Since a program under RBM focuses on results from planning and implementation to monitoring, evaluation and reporting, so it's a life cycle, and every program, har agar aap Oxfam GB ki baat kare, agar if you talk about Save the Children, if you talk about USAID, if you talk about TAFT, if you talk about citizen organizations and responsible society organization, mostly they are following RBM in their programs. So what is the cycle? Managing for results is the output or objective of the result-based management, and it has got various important parts. Number one, defining results. First and important thing is that you need to commit yourself to results. पहली चीज है कि आपने कमिट करना अपने आप को रिजल्ट से. देन यू नीड टू डिफाइन योर रिजल्ट्स कि ये हमारे रिजल्ट्स होंगे, और कोई ऐसे इंडिकेटर्स और ऐसे टारगेट्स कि आप उन रिजल्ट्स को किस तरीके से मेजर करेंगे. क्या वो क्वालिटेटिव इंडिकेटर होंगे, क्या वो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर होंगे, तो वो आप फैसला करेंगे. और उसके बाद स्ट्रेटेजाइजिंग, acting for results. What strategies are required in order to achieve those results? Then monitoring indicators and targets, whatever targets you have set for particular community, और उसके लिए आपने जो प्रोग्राम तय किया उसके अंदर जो आपने results indicators आपने set किए उनको आपने monitor करना है. Then you need to evaluate the results, and followed by you need to report them, and you need to utilize those all findings in order to implement, or in order to improve, or in order to check whether the organization is working for the community or the performance of the organization. So first and foremost important thing is you need to commit yourself on the results. Then you need to define your results. Then you need to choose indicators and targets. Then you require a strategy for checking or analyzing those results. Then you need to monitor the progress on the basis of indicators and results. And then you need to evaluate, and then at the end you need to report your findings. So what is result? According to Peter Drucker, in 1990, a non-for-profit institution has had no results until the end user become a doer or is change human being. So, जो non-profit sector organizations हैं, उनका major मकसद ये होता है कि अगला बंदा जिसके लिए non-profit sector organization ने पूरा process किया, वो खुद उस चीज को अपनी मदद आपके तहत खड़ा हो सके. Like मैंने आपको ये चीज being as a उसमें quotation में भी बताई कि you want to teach them how to catch a fish. You don't need to yourself catch a fish as a non-profit sector organization and start feeding them. You need to teach them how to catch a fish. So according to Peter Drucker, in 1990 he proposed the right definition that non-for-profit institution has had no results until the end user becomes a doer, or he is or she is a change human being altogether. So it's a positive change happening in the life of people, in the community, in the society, as a consequences of any project, or as a consequences of any program, or as a consequences of any other sub-project which is the part of program, or whether it's not a part of program, it's a result of that. So a positive change coming to the society, coming to the community. Society के जो social fabric है उसको जो है sustain करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको improve करने के लिए
लिए, so it's a positive change. तो result should be measured and results ये होना चाहिए कि आपने community के लिए काम करना है कि community अपनी मदद आपके तहत खड़ी हो सके. So it is describing or measurable development change resulting from a cause and effect relationship. And जब आप किसी भी चेंज की बात करते हैं, कोई स्कूल भी किसी जगह पे खोलते हैं, किसी डिस्पेंसरी किसी जगह पे खोलते हैं, जब आप किसी बेसिक हेल्थ यूनिट की भी बात करते हैं, दैट इज अवाम की फलाह बहबूद के लिए, दैट इज फॉर द सोशल डेवलपमेंट, दैट इज फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, दैट इज फॉर द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. सो जो भी आप इस तरह एडवोकेसी इसलिए देते हैं कि आप कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, कम्युनिटी अपनी मदद के लिए अपनी मदद आपके तहत खड़ी हो सके. सो इट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. So what is result? Result, a non-profit institution has had no results until the end user जो है वो user से doer बन जाए. So there are 3 levels in RBM and are based on the nature of the results involved and the time frame over which they appear. Again, nature of results and the time frame over which they appear. अगर आप देखें तो स्टार्ट में अगर नीचे से शुरू किया जाए, देयर आर आउटपुट्स जो आपके प्रोसेसेस की आउटपुट्स हैं, और इसमें इमीडिएट रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो गए. फिर थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएं इससे तो देयर आर आउटकम्स, वो सारी आउटपुट्स कंबाइन होकर आउटकम बना रही, दैट इज इंटरमीडिएट रिजल्ट्स. Then is third is impact, which is ultimate results, the final objective. Community खुश है या नाराज आपके काम से. So first thing is output, which is the immediate result. Then second is the outcome, which is the intermediate result, and third is the final picture, which is the ultimate picture, which is the ultimate results, which is impact. How much impact इसका होगा, इस स्कूल को बनाने का कितना impact होगा, इस farmers को train करने का कितना impact होगा. So outputs is the first one, which is immediate result, followed by the outcome, which is intermediate results, and last but not the least, which is the most important and valuable for non-profit sector organization, is ultimate results, which is impact. There are 3 levels, और with the जैसे मैंने आपको कहा, मैं एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा. अगर आउटपुट देखी जाए तो ट्रेन जो विलेजर्स होंगे, दे हैव न्यू स्किल्स इन ग्रोइंग वेजिटेबल्स, उनको अगर टीच किया जाए. आउटकम होगी विलेजर्स अप्लाई न्यू स्किल्स इन ग्रोइंग वेजिटेबल्स, and expected outcome होगी rise in awareness of the potential of sustainable organic farming within Pakistani community. So output जो है उसके बारे में, जो जिन विलेजर्स को आपने ट्रेन किया कि वो वेजिटेबल को ग्रो करें, उनको नया स्किल सिखाया, तो वो आउटपुट है. कितने 60 बंदों को आपने सिखा दिया, 60 से पूरी विलेजर्स जितने भी थे उन सब ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और फिर आपने देखा कि वो पाकिस्तान के अंदर एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है, वो फार्मर्स की कम्युनिटी, वो सारी चीजें अप्लाई कर रही है. तो फर्स्ट आउटपुट देखें तो ट्रेन विलेजर्स हैव न्यू स्किल्स इन ग्रोइंग वेजिटेबल्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट आउटकम, देन विलेजर्स अप्लाई न्यू स्किल्स in growing vegetables. And if we talk about expected outcome, rise in awareness of the potential of sustainable organic farming within Pakistani communities. So there is a rise in awareness that people apply, those villagers all over Pakistan, they apply those all vegetable farming or organic farming all over Pakistan. So this is an expected impact, which is a large scale impact, which is the huge impact. But in order to achieve that huge impact, in order to come up with such change or such intervention, you require to measure your outputs, you equally require to measure your outcomes, and equally you require to measure your expected impact. So you require result-based management, you require result-based monitoring and evaluation. So what are types of results? Type of result अगर expected हो, they are the part of planning. Obviously you are planning for the scope, you are planning for the particular time, you are planning for certain activities. Equally you are distributing those activities and on what particular plans, like HR plan के लिए भी आप कर रहे हैं, आप project के risk के बारे में भी plan कर रहे हैं, आप positive और negative risk को भी highlight कर रहे हैं, and equally you are checking the procurement, the suppliers guideline, equally with the help of contract which you have got designed with your rest of the peers. So that is expected कि आपने ये plans बनाने हैं. So that type of result is expected. Then is achieved or attained. That is evaluation and reporting. Whether you have achieved, whether you have attained, that is evaluation and reporting. And third is unexpected.
that is monitoring and evaluation. So we have got three important results, and equally we have got three important phases. First one is expected, which is you expect that our plans are going to be finalized by tomorrow or day after tomorrow. We expect that we are going to finalize this project feasibility report or project management plan all together. Then there is achieved or attained. How many we have achieved? Either we have achieved our outputs, either we have achieved our outcomes, equally either we have achieved our impact. So that is evaluation and reporting. And third, which is last but not the least, unexpected. So that is going to be going to be reported by monitoring and evaluation. So we have got three results, and equally we have got three phases. What is result change? A series of expected achievements linked by causality. Causality is cause and effect relationship. किसकी वजह से क्या होगा? क्यों लोग स्टैग्मेटाइज होते हैं? उसकी कोई ना कोई वजह होती है. एड्स पेशेंट्स को क्यों स्टैग्मेटाइज किया जाता है? कैंसर पेशेंट्स को क्यों स्टैग्मेटाइज किया जाता है? ऐसा देखा गया है कि पुअर पीपल को स्टैग्मेटाइज किया गया. ऐसा देखा गया है कि लोग कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होकर स्टैग्मेटाइज और डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. सो देयर इज अ कॉज टू सर्टेन प्रॉब्लम, देयर इज अ रीजन टू सर्टेन प्रॉब्लम. सो ईच लिंक इज अ चेन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट with respect to the program goal, decrease control, accountability and attribution. So each link is changed or characterized by two important factors. अगर हम यहाँ पे देखें, over here we have got vision with values, key principles, and अगर आप यहाँ पे देखें इनपुट्स हैं, इनपुट्स से एक्टिविटीज को इनपुट्स जा रही हैं, वो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, उनसे आउटपुट्स निकल रही हैं, उन आउटपुट्स को कंबाइन किया जा रहा है, आउटकम्स बन रही हैं, और आउटकम्स जो हैं वो जेनेरिकली इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है. तो ऑब्जेक्टिव और गोल्स जो हैं, जो आपका इम्पैक्ट है और जो आपके आउटकम्स हैं, वो आपका मिशन अचीव कर रहे हैं, और वो मिशन जो है वो आपके विजन और आपकी वैल्यूज को, आपके की प्रिंसिपल्स को अचीव कर रहा है. सो दिस इज ऑल टुगेदर रिजल्ट चेन. There are 10 steps to build a result-based monitoring and evaluation system. Like I have told you, you need to come up with the readiness assessment, and I told you कि मैं आपको बताऊंगा कि readiness assessment करनी किस तरह. Then agreeing on the performance outcomes to monitor and evaluate result. Then you need to select the key indicators to monitor outcomes. You need to come up with the baseline data on indicators that what we have today. Planning for improvement, setting realistic targets. Then you need to monitor for results. Then you need to come up with a role for evaluation to check the high level impact or expected impact. Then you need to come up with the reporting findings, and then using findings, those all in order to sustain yourself, in order to just sustain your result based monitoring and evaluation system within the organization. So we have got 10 major steps, and if you see the step number 1, which is conducting a readiness assessment. Readiness assessment के अंदर जो important चीज है, it's a way of determining the capacity and willingness of government or organization, and it is development partners to construct a result-based monitoring and evaluation system. It's a way of determining the capacity. It is a way of determining to find out whether what skills, what resources, what capacity you have in order to perform a particular, in order to implement a particular theme, in order to implement a particular program, in order to implement a particular project. So it is the capacity, or it's a way of determining in order to find out the capacity, how much capacity an organization has, and how much capacity or willingness organization has in order to construct what result-based monitoring and evaluation system. So this assessment address such issues as the presence and absence of incentives, roles and responsibilities, organizational capacity, barriers to get started, and equally rest of the themes. So presence and absence of incentives, roles and responsibilities, organizational capacity, overall organization की क्या capacity है, and what barriers, कौन से barriers आ सकते हैं अगर हम इसे start करें. कोई भी अगर आप change implement करेंगे, status quos are setting in the organization, who doesn't want change? Please kindly उनको भी शामिल कीजिए अपने साथ, उनके भी फायदा उनको बताएं. और result based management में ये होता है कि आप अपनी willingness को, अपनी readiness assessment के अंदर अपनी willingness को और अपनी capacity को बताना होता है, और result based monitoring and evaluation system design करना होता है. Then there are incentives. The first part of the readiness assessment involves understanding what incentives exist for moving forward to construct this M&E system, and conversely what disincentives जो हैं वो आपको hinder करेंगे आपकी positive progress से. और readiness assessment में
एड्रेस करते हैं, उन इश्यूज के बारे में, उनकी प्रेजेंस के बारे में, उनकी एब्सेंस के बारे में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी के बारे में, एंड वो कौन से बैरियर्स हैं जिसकी वजह से रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो असरअंदाज हो सकता है. देन यू नीड टू एग्री ऑन द पर्टिकुलर आउटकम्स. लाइक पूरे पाकिस्तान को हमने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखानी है. अब दैट इज उसको हासिल करने के लिए पहले मुल्तान के लोगों को फार्मिंग सिखानी है, फिर आपने किला सैफुल्ला के लोगों को फार्मिंग सिखानी है, फिर आपने जोब के लोगों को फार्मिंग सिखानी है, देन आपने सक्खर के लोगों को फार्मिंग सिखानी है. तो सारे कंबाइन, वो आउटकम्स कंबाइन होंगी तो आपका फाइनल एक्सपेक्टेड इंपैक्ट आएगा. सो you need to set the realistic outcomes that we are going to achieve it. If I say I'm going to finish the poverty from all over world, it is not possible. But if I say I can finish the poverty from for a particular area, yes, it is possible. So you need to come up with the realistic outcomes. Then as far as step number 3, you need to come up with the indicators to measure those all outcomes which you have planned for your particular project or particular organization. There is a concept of CREAM. C for clear, you need to have a precise and unambiguous indicators in order to measure your progress or in order to measure your outcomes. Then is relevant, appropriate to the subject in hand. Third is economic, available at reasonable cost. Then is adequate, able to provide sufficient basis to assess performance, along with the monitorable, amendable to independent validation. So we have got clear, relevant, economic, adequate, and monitorable. So we have got 5 major indicators in order to measure your outcome, in order to monitor your outcomes. Then step number 4, you need to get the baseline data, or where are we standing today, what we have got today. We need to check through written records, we need to check through paper and electronic presentations. Then we need to have individuals who are involved in particular change implementation, or who are going to be involved within the intervention. Then we have got the general public, we can have the rai, we can have the suggestion, हम लोग उनसे भी suggestions ले सकते हैं. And we have got trained observers, mechanical measurements and tests, along with the geographical information system, and we can have seismic studies going on in the area. And plus अगर मैंने कश्मीर में काम करना है, जम्मू कश्मीर में, तो मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ की seismic study क्या है, क्योंकि ज़लज़ले ने वहाँ पे हिट किया है, क्या वहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. So this is basically gathering the baseline data. This is step number 4. Then step number 5, the baseline indicator level plus desired level of improved performance is equal to the target performance, and it should be realistic. It should be realistic. Step number 6 is how you're going to monitor your results. First and important thing is the large level impact plus outcomes is equal to performance monitoring. So step number 6 is monitoring for results, और इसमें impacts plus outcomes is equal to performance monitoring. Then outputs plus activity plus inputs is equal to implementation monitoring. So we need to check through result based monitoring what are performance monitoring and what is implementation monitoring. Performance monitoring में हमने impact एंड आउटकम्स का, जिसका हमने जिक्र किया एग्जांपल में, उसमें परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी है, और आउटपुट्स, एक्टिविटी एंड इनपुट्स में हमने इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग करनी है. Then step number 7, what is the role of evaluations? Anytime there is an unexpected result that require further investigation, so there is a role of evaluation. अगर आपने कोई ऐसा result आ गया जिसको further investigate करना है, तो दोबारा से evaluate किया जाएगा. When resources or budget allocations are being made across projects, programs or policies, then there is evaluation. अगर ऐसे हैं कि आपने across projects करने हैं, आपने 3-4 projects के अंदर 3-4 programs में करने हैं, and policies में आपने कोई budget या resource implement करना है, then you need to have evaluation. When a decision is going to be made whether or not to expand a pilot project, so अगर उस तरह का कोई काम हो रहा है, pilot project चल रहा है, उसके अंदर अगर आपने evaluation करनी है, then evaluation is there. When there is a long period with no improvement and it is not clear what the reasons for this are, कोई ऐसी चीज है, कोई bottleneck आ गया, फिर आप evaluate कर सकते हैं. When similar policies or programs are reporting divergent outcomes, एक जैसे outcomes नहीं हैं, और when the indicator for the same outcomes are showing divergent trends, और same indicators रख के आपके पास different trends आ रहे हो, then you require to have an evaluation.
Then is step 8, which is reporting findings. You need to analyze and report findings. That these are the lacks, these are the drawbacks, these are the areas which we need to work on it. We need to work on improvement of processes. Equally, we need to see the picture of inputs, outputs, and resources, and we need to see the impacts and outcomes. Equally, in order to see the performance monitoring, and equally implementation monitoring, we need to see whether the inputs, outputs, and activities are going towards the right direction or not. And last but not the least, you need to see the indicators. Development partners and civil societies have important roles in using this information to strengthen accountability. और जब उन्होंने indicators बनाने हो, तो वो इसी information को सामने रख के they go for the certain accountability, transparency, and resource allocation procedures. There is a step number 10, which is sustaining the monitoring and evaluation system within an organization. सारी चीजें हो गई, आपने result based monitoring भी implement कर दी, result based evaluation भी implement कर दी, but last but not the least, जो change implement की है उसको sustain करें organization के अंदर. ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं. You need to come up with these important concepts or components of sustainable system. That demand should be there, clear roles and responsibilities should be checked, trustworthy and credible information should be accessed, accountability, the realization of successes and failures should be watched, the capacity should be increased, incentives should be seen and given, and remove de-incentives. Each of this component requires continued attention over time to ensure the viability of the system. And how are you going to measure results? There are questionnaires. Likert scale उस पे apply होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 scale भी होता है, 7 scale भी, 9 scale भी, 11 scale भी. और उस पे आप लिख सकते हैं agree, slightly agree, simple agree, neutral, disagree, slightly disagree, or strongly disagree. You can measure them with the help of these indicators. Equally, you can have proofs or evidences need to show your progress towards outputs. So indicators are there, and with the help of those outputs, you can measure those outputs with the help of those indicators. You can measure those outputs with the help of those outcomes, and equally you can see the final impact, how much impact, and you can see it with the help of indicators, realistic indicators, which you have already finalized for your particular project, which you have already finalized for your particular program. And then what are indicators? There are two sort of majorly indicators. अगर मैं बताता चलूं, there are quantitative indicators, like there is number, there is percentage, and equally there is ratio. Then there are qualitative indicators. मैंने आपको एक रिपोर्ट पढ़ाई थी जिसमें मैंने परसेप्शंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा 2015 पढ़ाया था आपको, और उसमें मैंने पाकिस्तान अर्थक्वेक स्टडी, विच इज पोस्ट पाकिस्तान अर्थक्वेक, जो पाकिस्तान में 2005 में ज़लज़ला आया, उसके बाद जो हमने स्टडी की, लोगों की क्या परसेप्शंस थी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज के बारे में, इंटरनेशनल डोनर्स के बारे में, और दोज वर बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स. दे रिफ्लेक्ट परसेप्शंस, ओपिनियंस और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. A good indicator must be valid, reliable, sensitive, simple, and utilizable, feasible, affordable. What are the characteristics of quality indicators? Quality means complete in accordance with the specification, in conformance with the specification, in comply with the specification, no faults, zero defects, no errors and omissions, never assume an output is complete or fault free. गलतियां इंसान से होती हैं और प्रोसेसेस और आउटपुट्स के अंदर गलतियां आ सकती हैं, और उसको करेक्ट करना चाहिए और अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए ऐसी मिस्टेक्स से. The typical quality indicators must be in the percentage of errors, percentage of rejections, hours spent on the rework, number of amendments or corrections, number of community complaints on quality. And timeliness means time it takes for the customer to receive the service, for the community to receive the service, time it takes to utilize this service, time it takes for the service to be fully delivered, elapsed time for one point to another, in कितना टाइम जाया हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, वर्किंग डेज में. And then there is access, availability of the service to the customer, convenience of getting that service, practicality of using the service, affordability of buying this service. जैसे कैश फॉर फूड का कंसेप्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने लॉन्च किया कि आप काम करें तो आपको फूड दिया जाएगा
जो है कैश दिया जाएगा अगर आप काम करेंगे. सो बेसिकली दैट इज अ सर्विस विच आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. अगर आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की साइट पे जाएं तो वहां पे कैश फॉर फूड का एक कंसेप्ट है जो कि उन्होंने नया डेवलप किया है. सो देन देयर इज एक्सेस कैन बी लिमिटेड बाय टेरेन, वेदर, लोकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, कल्चर, इलनेस, जेंडर, रीडिंग, राइटिंग लिटरेसी, कंप्यूटर एक्सेस और लिटरेसी इटसेल्फ. यूनिट कॉस्ट मींस कॉस्ट पर पेशेंट. अगर कोई पेशेंट है तो उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस कितने दिए जा रहे हैं पर वन नर्स डे, नंबर ऑफ रिसोर्स आवर्स टू प्रोसेस एनी एक्टिविटी, कॉस्ट पर बस किलोमीटर कितना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर रोड लेन किलोमीटर कितना है, कॉस्ट पर एम्प्टी बिन कितने हैं, कॉस्ट पर सीट किलोमीटर कितना है. तो यू कैन मेजर दीज ऑल यूनिट कॉस्ट. देन how much satisfied the community is, how much their expectations are fulfilled, how much their specifications, their requirements are fulfilled. This is again the final objective, the expected impact which a non-profit sector organization is talking about, which is non-government sector organization is talking about, which a charity is saying, which a trust act is saying, even though which United Nations agencies are saying, or their cooperating partners are saying, they need to satisfy the community expectations. They need to come up with those methods, those all approaches which can satisfy community and their expectations, and equally they can fulfill their requirements so that community do not complain. Result based management का मकसद यही होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें, आप ये चेक करें कि सर्विसेज कितनी अच्छी जा रही हैं टुवर्ड्स द कम्युनिटी और उसको फिर बेहतर बनाएं. दिस इज अ रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. अगर आप इसमें देखें, देयर इज अ स्टार्ट एंड प्रायोरिटीज, रिजल्ट्स एंड कंट्रीज, देन इज बजट, टोटल बजट, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं. एक्टिविटीज में देखें तो देयर आर आउटपुट्स कंबाइन होंगी, आउटकम बनेगा. आउटकम जो है वो इम्पैक्ट को लीड करेगा. और नीचे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि आउटपुट के बारे में बता रहे हैं कि आउटपुट सही है गलत है, आउटकम के बारे में बता रहे हैं सही है गलत है, इम्पैक्ट के बारे में बता रहे हैं सही है गलत है, और हमने फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी अचीव की, कौन से रिस्क, कौन सी एजम्पशंस को देखा. तो रिजल्ट बेस्ड आपके सामने डायग्राम था. देन दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर. अगर आप देखें तो इसमें इनपुट है, ट्रेडिशनल बजटिंग फ्रेमवर्क है ऊपर, जिसमें देयर इज इनपुट, एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स. और उसमें अगर आपने देखा रिजल्ट बेस्ड बजटिंग फ्रेमवर्क आपके सामने है, विच आर इनपुट, एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स, और व्हाट वी इन्वेस्ट, व्हाट वी डू, और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं. तो वो नॉट डायरेक्टली लिंक टू द बजटिंग अप्रोच, बट स्टिल इंप्लीमेंटेशन के वक्त देखें उन्हीं इनपुट्स, एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स में ओल्ड बजटिंग फोकस किया गया, लेकिन एक्सपेक्टेड accomplishments, indicators of achievement leads to the mission and objectives. This is a new budgeting focus. So planning, नीचे planning के arrow है, which is going towards mission and objectives towards the inputs activities, और ऊपर implementation का है, which is going towards the inputs towards the outputs. So result based management allows the project holder, implementer, coordinator to manage project more effectively when we use it properly. It offers the benefits that come with a real system, rigor, depth and effectiveness. It allows NGOs to better communicate about the impacts of their work on people and societies. It's a means to an end, not an end. ये वो स्टीफन आर कॉवे की जो है the characteristics of highly effective leader, उसके अंदर भी उसने एक चीज बताई कि you need to begin with an end in mind. You need to come up with that thinking. आपने वो सोचना है कि हमारा end क्या है. So it's a means to an end, to not an end itself. It's not a technical marvel of development. As far as result conclusions are concerned, result-based management is the approach utilized by various organizations in order to evaluate NPO progress. Yes, very true, because result-based management is a developed technique, and it is there to evaluate the monitoring the progress of particular project. It is there to measure the overall organization impact, overall organization the results or objectives which they have achieved. So there are inputs, there are outputs, and there are outcomes. Then if you talk about outputs, then the outcomes, then there is expected impact. If there is output is immediate result, and if you talk about outcomes, then there are intermediate results which you need to achieve, and finally there is an impact which is expected impact, कि कितने % लोग पाकिस्तान में पढ़ चुके, कितने लोग गुर्बत से बाहर आ चुके, कितने लोग जो हैं इससे फलाह पाई, कितने लोगों ने नहीं पाई, कितने लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हुए, किस
किस रेक्टर स्केल पे ज़लज़ला है. So they are all indicators of various processes जो कि एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं. So I am going to end this my today's lecture on the Harold S. Green's quotation with them, which is management must manage. And Ken Hobart's that lot of folks confuse bad management with destiny. लोग इल्जामात लगा देते हैं कि जी हमारी तो लक ही खराब थी, हमारी डेस्टिनी ही खराब थी, लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर हमारी कोई बैड मैनेजमेंट है तो हमें अपनी गलतियां रियलाइज करनी चाहिए, हमें उन्हें करेक्ट करना चाहिए और करेक्शन की तरफ जाना चाहिए. अपने आप को गलत एक्टिविटीज में से प्रिवेंट करना चाहिए. और ऐसी कोई प्रोग्रेस है जिसमें किसी से कोई गलती हो गई तो उसको सही की तरफ, उसकी तसहीह की तरफ आपने उसको लेके जाना है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज और स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो अप कर रही हैं, जिनको डोनर्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस इवन दो फंडिंग भी कर रही हैं, दे आर ऑल आर इंप्लीमेंटिंग रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट. और रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट की मैंने आपको तीन मेजर एस्पेक्ट्स बताए. वन इज आउटपुट, अदर वन इज आउटकम एंड फाइनली इट इज एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, लार्ज लेवल इम्पैक्ट, उसका लार्ज लेवल स्कोप. और आउटपुट्स की बात की जाए तो कौन सी एक्टिविटीज उसके अंदर इस्तेमाल हुई, उन एक्टिविटीज की क्या आउटपुट्स थी, इमीडिएट रिजल्ट्स जो हैं वो लीड करेंगे आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट्स की तरफ, और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आपको एक्सपेक्टेड इंपैक्ट की तरफ लीड करेगा. सो यू नीड टू कम अप विद द फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप. एंड इक्वली आपने कम्युनिटी को ये सिखाना है कि हाउ दे आर गोइंग टू कैच द फिशेस, नॉट इवन दो यू नीड टू टेल देम कि जी आपने ये लें मछली और आप खाएं. आपने उनको ये सिखाना है किस तरीके से वो मछली पकड़ेंगे, सो दैट कि वो जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को सर्वाइव कर सके. उनको अपनी मदद आपके तहत खड़ा करना है. दिस इज द एंड ऑफ lecture number 29 from my side, and and I have covered the result based monitoring and evaluation in it. In the coming lecture, which is going to be focused more on resource mobilization and how decision making is done with the help of resources or resource mobilization, because nowadays donors जो हैं वो भी थोड़े से झिझकते हैं NGOs को डायरेक्ट फंड करने के लिए. तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी फंडिंग किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से इन फंड्स को जमा किया जाएगा और इन फंड्स को किस तरीके से लगाया जाएगा, उस पर बात होगी उस वक्त के लिए. आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज.